गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो हमने जो लास्ट चैप्टर किया था वो हमने समझा था सिलेबस ऑफ एलटी और उसके साथ हमने देखी थी एजेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सो टुडे नाउ वी स्टार्ट विद द एजेस। आज हम जो हैं हम देखेंगे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वो टाइम पीरियड है जब ब्रिटेन में इंग्लिश जो थी वो एक लैंग्वेज ना होगी, एक डायलेक्ट थी। अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम इंडियन हिस्ट्री जब भी पढ़ते हैं तो हम उस पर देखते हैं कि क्या होता है पहले टाइम पीरियड में, जब पूरा पाषाण काल या पाषाण काल के, तो उनके हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ ऐसे थिंग्स हमें मिलती हैं जिससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पीरियड में क्या था, उस टाइम पीरियड में भी लोग रहा करते थे। वैसे ही ये ओल्ड इंग्लिश टाइम पीरियड का वो टाइम पीरियड है जहाँ पे हमें कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिले हैं, कुछ एक दो राइटर्स के बारे में पता चला है जो बेसिकली लिखते तो थे लेकिन किस उसमें लिखते थे उसके बारे में पता। दूसरी चीज़ जो इस टाइम पीरियड में मेन एजेस हैं वो दो एजेस हैं। पहली आपकी है एंग्लो सेक्शन एज और दूसरी आती है आपकी एंग्लो नॉर्मन एज। अगर हम एंग्लो सेक्शन और एंग्लो नॉर्मन एज के बारे में बात करें तो पहले हम जानते हैं कि ब्रिटेन का बैकग्राउंड क्या था। तो जैसे भारत में डिफरेंट ट्राइब्स रहती हैं वैसे ही ब्रिटेन में डिफरेंट ट्राइब्स रहती थी। तो उनमें से एक ट्राइब थी सेक्शन ट्राइब जो थी। इसकी खास बात क्या थी कि एंग्लो वर्ड जो यहाँ पर है, ये एंग्लो का वर्ड जो है, ये वर्ड आया है एक अलग वर्ड से जिसका नाम होता है एंगुल। एंगुल से वर्ड बना है एंग्लो। एंगुल का वर्ड का मतलब होता है हुक। हुक आप सभी को पता होगा कि जो फिशिंग करते हैं जिससे वो मछलियों को पकड़ते थे उसे कहा जाता था एंगुल। तो वहाँ से ये वर्ड आया है एंग्लो। इसलिए यहाँ पे की जितनी भी ट्राइब्स हैं उनके आगे ये वर्ड हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश में एंग्लो सेक्शन एज की। एंग्लो सेक्शन एज में क्या था कि ये जो टाइम पीरियड था एंग्लो सेक्शन वाला, एंग्लो सेक्शन एज, इस टाइम पीरियड में ब्रिटेन के एक बहुत बड़े क्षेत्र पे सेक्शन जो ट्राइब थी वो रूल करती थी। इसका टाइम पीरियड था 450 से 1066। ठीक है, इस टाइम पीरियड में यहाँ पे रूल करते थे। ठीक है, सेक्शन ट्राइब जो थी वो रूल करती थी। इस वर्ड का सबसे पहले जो हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है वो हमें मिलता है विलियम कंडेम्ड। इनकी एक वर्क है, उसमें हमें सबसे पहले इसके बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया है। उस बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। यहाँ पे सबसे पहले हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है किसका, एंग्लो सेक्शन एज का। 450 to 1066 तक यहाँ पे एक वर्क है जो ब्रिटेन में बहुत एंशिएंट वर्क माना जाता है, बीवॉल्फ। कई बार पूछा जाता है कि बीवॉल्फ वर्क जो है वो कौन सी एज में मिला था। तो ये जो टाइम पीरियड है बीवॉल्फ, ये हमें मिलता है एंग्लो सेक्शन एज में। ठीक है, इसका राइटर जो है वो अनोनिमस है। कई बार वो पूछ लेता है कि हु इज़ द राइटर ऑफ बीवॉल्फ, तो ये याद रखिएगा कि इसके राइटर का पता नहीं चला है। इसकी मैन्यूस्क्रिप्ट आज भी वहाँ पर जो है वो म्यूज़ियम में रखी गई है। जैसे वहाँ पे नेशनल एपिक ऑफ ब्रिटेन कहा जाता है। इस टाइम पीरियड में और कोई बड़ा वर्क नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे जो बीवॉल्फ है, इसके अलावा भी 2-3 वर्क्स मिले हैं। जैसे एक वर्क है वाइल्डर्स डूअर। ये इतना इम्पॉर्टेंट वर्क नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट याद रखने वाला है वो आपका एंग्लो सेक्शन एज का है बीवॉल्फ। ठीक है,
इसके बाद का जो टाइम पीरियड है, अच्छा, इसके बाद का जो टाइम पीरियड है जिसे कि हम कहते हैं एंग्लो नॉर्मन एज। 1066 में क्या होता है कि यहाँ पे एक दूसरी ट्राइब जो है वो अटैक करती है, जिसको हम नॉर्थमैन कहते थे, और उसके अटैक करने के बाद जब वो बैटल में विनर होती है तो उसके नाम से दूसरी एज को जाना जाता है एंग्लो नॉर्मन एज। 1066 से 1340 ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पर हमें कुछ बैलेट्स देखने को मिलते हैं इंग्लिश में लिखे हुए। ये बात आप पहले से याद रखिएगा कि ये वो टाइम पीरियड है जब इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज नहीं है, बल्कि क्या है, एक डायलेक्ट है। तो बैलेट फॉर्म बैलेट्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, कुछ पोएम्स हमें देखने को मिलती हैं यहाँ पे, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो पोइट्री सेक्शन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, तो ये चीज़ क्लियर होगी। एंग्लो नॉर्मन एज में हमें बैलेट्स मिलते हैं, पोएम्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कोई ऐसा बड़ा राइटर नहीं है, और इंग्लिश जो है वो अभी भी क्या है, वो एक डायलेक्ट है। एंग्लो सेक्शन और एंग्लो नॉर्मन एज में कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, लिटरेचर में कुछ नया नहीं आता है। जो नया है वो क्या है, वो यही है कि यहाँ पे कुछ बैलेट्स और पोएम्स मिलती हैं। अब हम उस एज की बात करेंगे जहाँ से हम देखेंगे कि रियल में जो आपका इंग्लिश लिटरेचर है वो स्टार्ट होता है। वो टाइम पीरियड है और वो एज है आपकी द एज ऑफ चौसर। द एज ऑफ चौसर। चौसर जो थे, इनका बर्थ हुआ था 1340 में और इनकी डेथ हुई थी 1400 में, और इसी टाइम पीरियड को जो है वो द एज ऑफ चौसर के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि द एज ऑफ चौसर में क्या क्या इस टाइम पीरियड में क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो होती है 1348 में प्लेग फैल जाता है। यहाँ पे 1348 में प्लेग फैल जाता है, जिसको यहाँ पे एक और नाम से जाना जाता है, और वो है आपका ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 1348 में प्लेग फैल जाता है, ब्लैक डेथ होती है। मोरनार्ची में थोड़ा बहुत क्या होता है, डिस्टर्बेंस आना लगता है, लेकिन इससे भी पहले यहाँ पे एक और कंडीशन आती है, वो आती है आपकी 1337 में, क्योंकि एक बैटल हो रहा था, 100 years wars बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। इन दो कंट्रीज़ का जो है वो आपस में बैटल हो गया था। 37 में स्टार्ट होता है और 1453 तक ये कंटिन्यू चलता रहता है। तो इस बैटल को जो है ये याद रखना, इसको कहा जाता है 100 years वॉर। इसे 100 year वॉर्स के नाम से जाना जाता है। 1337 में ये होता है, और इसी के कुछ सालों बाद ही यहाँ पे लगभग आफ्टर 10 years 1348 में क्या होने लगता है, वहाँ पे प्लेग फैलने लगता है, जिससे क्या होता है कि अब प्लेग जैसी जो डिजीज़ है, उस समय ये 1348 की बात कर रहा है, तो उस टाइम पे मेडिकल फील्ड में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी कि प्लेग बीमारी का जो था वो इसकी कोई वैक्सीन मिली हो। तो इस टाइम पीरियड में जो लेबर क्लास था वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे लगभग कहते हैं कि 40 to 50% जो लेबर क्लास थी उसकी डेथ हो गई थी प्लेग से। अब क्योंकि यहाँ पे क्या हो गई थी, एज ऑफ चौसर के टाइम पीरियड में ये टाइम पीरियड जब ब्रिटेन ने देखा कि यहाँ पे क्या है, प्लेग से जो है वो लोअर क्लास की डेथ हो गई थी, तो अब क्योंकि क्या है, अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो मांग का नियम है कि जब क्या है, डिमांड ज़्यादा हो, ठीक है, और जो मटेरियल है या जो सामान है उसका वो नीचे हो, तो क्या होती है, प्राइस में वृद्धि हो जाती है।
तो यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि लेबर क्लास का बहुत बड़ा हिस्सा जो था उसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, या उनकी डिजीज़ से जो डेथ हुई थी उसके कारण अब वहाँ पे क्या होने लग गया था, वहाँ पे जो लेबर्स थे वो ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, किसकी, प्राइस की, जिससे वहाँ पे रिवॉल्ट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक रिफॉर्मेशन मूवमेंट आता है। अब ये रिफॉर्मेशन मूवमेंट का क्या है कि यहाँ पे जो चर्च थी, ठीक है, जैसे भारत इंडिया है, इंडिया में अपने धर्म है, तो हर धर्म के अपने धर्म गुरु होते हैं, ठीक है। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो वहाँ पंडित वगैरह होते हैं, जब मुसलमान धर्म की बात करते हैं तो मौलवीज वो होते हैं, सिख धर्म में गुरु होते हैं, ठीक है। तो क्रिश्चियंस में भी ऐसे ही क्या होते थे, अपने धर्म गुरु होते थे जिनको प्रिस्ट कहा जाता है। वो क्या करने लग गए थे, वो चर्च में एक तरह से लोगों को क्या कर रहे थे, लोगों को बाइबल्स के जो मैसेजेस दे रहे थे वो अपने अकॉर्डिंग दे रहे थे। अपने अकॉर्डिंग मतलब कि जिस चीज़ में उनको फ़ायदा होता है उस चीज़ को ज़्यादा वो इस्टेब्लिश कर रहे थे, और जिस चीज़ से उन्हें लग रहा था कि इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं, उस चीज़ को डिमोरलाइज़ कर रहे थे या उस चीज़ के बारे में नहीं बता रहे थे, ठीक है। रिफॉर्मेशन मूवमेंट ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मूवमेंट है आपका एज ऑफ चौसर का। ये मूवमेंट लाने वाले जो थे, कई बार ये पूछा जाता है कि रिफॉर्मेशन मूवमेंट्स लाया किसने, तो वो लाया था जॉन गोवर ने। जॉन गोवर जो थे ये फ्रेंड थे विलियम चौसर के, और जॉन गोवर और इनके ही स्टूडेंट्स ने रिफॉर्मेशन मूवमेंट लाया था। रिफॉर्मेशन मूवमेंट क्या था, ये लोग क्या करते थे, दे आर नॉट बिलोंग टू हाई क्लास सोसाइटी और रॉयल फैमिलीज, इवन दे आर द मिडिल क्लास पीपल्स। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोगों के बीच में जाते थे और उनको जो बाइबल के मैसेजेस होते थे उनको ट्रांसलेट करके समझाते थे, उनको बताते थे कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत, या प्रीस्ट आपको जो कह रहा है वो सही है या गलत। तो इस तरह से यहाँ पे रिफॉर्मेशन मूवमेंट आता है जो जॉन गोवर लेके आते हैं, किसके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। कई बार पूछा जाता है तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जॉन गोवर ही वो आदमी है जिसने सबसे पहले बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। आपको बता दूं कि बाइबल का जो ओरिजिन वर्जन है वो इंग्लिश में नहीं है, वो हिब्रू लैंग्वेज में लिखा गया है। तो जॉन गोवर और इनके स्टूडेंट पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और घर घर जाकर लोगों को बताया। तो उस मूवमेंट को रिफॉर्मेशन मूवमेंट कहते हैं। इस मूवमेंट को एक और नाम से जाना जाता है, वो है आपका लोलार्ड मूवमेंट। लोलार्ड मूवमेंट, कई बार वो पूछ लेता है कि विच मूवमेंट इज़ नोन एज द लोलार्ड मूवमेंट्स, तो वो रिफॉर्मेशन मूवमेंट को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जॉन गोवर के जो पीपल्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, जो उनकी हेल्प कर रहे थे इस मूवमेंट में, उनको कहा जाता था लोलार्ड, इसलिए इस मूवमेंट को लोलार्ड मूवमेंट भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि इस टाइम पे क्या ऐसी चीज़ें हुई लिटरेचर में जिसके लिए हमें इसे पढ़ना पड़ता है। सबसे बड़ी चीज़ थी यहाँ पे जॉफरी चौसर, ठीक है। अगर हम जॉफरी चौसर को देखें तो जॉफरी चौसर जो हैं ये पोएट थे, लेकिन पोएट से पहले ये किंग की डॉटर इन लॉ के ये क्या थे, पेज। अब पेज क्या होता है, पेज एक उस टाइम पे एक पोस्ट होती थी। इसका काम क्या होता था, ये एक 17-18 साल का लड़का होता था, मैक्सिमम इसकी एज इतनी होनी चाहिए लड़के की 17-18 साल, और ये जो है जो वहाँ पे क्वीन या प्रिंसेस जो होती थी उनके पीछे पीछे घूमते थे। पीछे पीछे घूमना मतलब उनकी नीड्स को पूरा करते थे या उनके एक तरह से उनके हेल्पर होते थे, पेज। तो चौसर जो थे जब ये 16-17 साल के थे तो इन्होंने किंग की जो डॉटर इन लॉ थे उनके एज अ पेज इन्होंने काम किया था। उसके बाद किंग ने इनको 100 ईयर वॉर में भेजा। जो 100 ईयर वॉर उस समय हुआ था उसमें भी चौसर ने एज अ नाइट और एज अ सोल्जर पार्टिसिपेट किया था, जिसमें वो पकड़े जाते हैं। दूसरी आर्मी इनको पकड़ लेती है। जब ये पकड़े जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि किंग ने इनके लिए एक बहुत बड़ा पैसों का अमाउंट जो था इनके नाम पे दिया था। इनको छुड़ाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो चार्ज किया था। उसके बाद ये वापस आते हैं, इनका बहुत ज़्यादा सम्मान होता है कि ये सोल्जर हैं, लेकिन उसके बाद ये कहते हैं कि नहीं, अब मैं कोर्ट में जॉब नहीं करूँगा, बल्कि अब मैं एक सिंपल सी लाइफ जीऊँगा, और ये वापस अपने घर आते हैं।
चौसर एक ऐसे आदमी हैं जिन्होंने अपने टाइम पीरियड में 3 किंग्स को रूल करते हुए देखा है। एडवर्ड थर्ड को, एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड, रिचर्ड सेकंड, और हेनरी फोर्थ। इन 3 के टाइम पीरियड में जो है इन्होंने अपना टाइम पीरियड देखा है। यानी कि जब इनका जन्म हुआ था 1340 में, उस समय एडवर्ड थर्ड थे। उसके कुछ टाइम बाद एडवर्ड थर्ड की डेथ के बाद रिचर्ड सेकंड किंग बने थे, और उसके बाद सबसे लास्ट में जब इनकी डेथ हुई जॉफरी चौसर की, तब कौन रूलर था? उस समय हेनरी फोर्थ रूलर थे। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इससे आगे देखते हैं कि चौसर के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमें जो याद रखने चाहिए एलटी के पर्पज़ से। तो पहली चीज़ जो इनके बारे में है वो मैंने बता दी है कि इनका जब जन्म हुआ था उस समय 3 जो किंग्स के रूल को इन्होंने अपने टाइम पे देखा था। इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था जॉफरी चौसर। ठीक है, जॉफरी चौसर जो हैं इन्होंने कितनी लैंग्वेजेस में वर्क्स लिखे हैं? तो इन्होंने 3 लैंग्वेजेस में वर्क्स लिखे हैं। इन्होंने सबसे पहले जो है वो इन्होंने फ्रेंच में लिखा। सबसे पहले इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा, उसके बाद इन्होंने इटालियन में लिखा, और उसके बाद इन्होंने लिखा था इंग्लिश में। इंग्लिश में इन्होंने कोई ज़्यादा बड़े वर्क्स नहीं लिखे थे, लेकिन क्योंकि इन्होंने इंग्लिश में लिखा है और उसमें भी इन्होंने क्या किया है, एक ही वर्क इनका इंग्लिश में आता है, कैंटरबरी टेल्स। ठीक है, इन्होंने फ्रेंच में लिखा, इटालियन में लिखा और इंग्लिश में लिखा। 3 लैंग्वेजेस में इन्होंने अपने वर्क्स को लिखा है। तो जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जॉफरी चौसर के बारे में कि इन 3 वर्क्स में इन्होंने इन 3 एजेस में क्या क्या वर्क्स लिखे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इनका फर्स्ट पीरियड जो चलता है। फर्स्ट पीरियड उन्होंने लिखना कब स्टार्ट किया ये पता नहीं चलता है, बट ये पता चलता है कि 1372 तक ये फ्रेंच में लिखते थे। ठीक है, 1372 तक इन्होंने फ्रेंच में लिखा। उसके बाद जो इन्होंने लिखा 1372 के बाद ये इन्होंने लिखा 86 तक, 1386 तक इन्होंने इटालियन में लिखा, और इंग्लिश में ये 1386 से लिख रहे थे। 1400 में इनकी डेथ हो जाती है, तो ये वर्क कंप्लीट नहीं कर पाते। जब ये फ्रेंच में लिखते थे, क्योंकि ये ब्रिटेन में रहते थे, ब्रिटेन में इंग्लिश उस समय क्या थी, डायलेक्ट थी, कोर्ट की लैंग्वेज नहीं थी, तो उस समय कोर्ट की लैंग्वेज क्या थी, फ्रेंच। तो इन्होंने जब फ्रेंच में लिखा तो इन्होंने 2-3 वर्क्स जो थे वो अपने फ्रेंच में लिखे। और 72 के बाद जब ये इटालियन वर्क लिखने का रीज़न ये था, कहते हैं कि चौसर जब बैटल फील्ड से वापस आए और इन्होंने गवर्नमेंट से कहा कि अब मैं कोर्ट में काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं एक सिंपल लाइफ जीना चाहता हूँ, तो ये निकल गए इटली। ये इटली गए, इन्होंने वहाँ पे जो इटालियन स्कॉलर्स थे उनके वर्क्स पढ़े, उनसे इंस्पायर्ड हुए, वहाँ पे इटालियन सीखी, और फिर इन्होंने अपने कुछ वर्क्स जो हैं वो इटालियन लैंग्वेज में लिखे। आफ्टर दैट जब ये वापस आए 86 में, 86 के टाइम पीरियड में इनको लगा कि यार मुझे फ्रेंच और इटालियन के अलावा एक और लैंग्वेज में लिखना चाहिए। तो इन्होंने सोचा कि नाउ दिस इज़ अ टाइम व्हेन आई चूज़ अ डायलेक्ट और अ लैंग्वेज हु बिलोंग्स टू इंग्लैंड। उस समय इनके टाइम पीरियड में 4 डायलेक्ट्स हुआ करती थी। जब ये ब्रिटेन में थे तो वहाँ पे 4 डायलेक्ट्स हुआ करती थी। वो डायलेक्ट्स कौन कौन सी थी? ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट्स। ठीक है, दूसरी आपकी हुआ करती थी वहाँ पे साउथर्न डायलेक्ट। तीसरी थी आपकी नॉर्थर्न, और चौथी थी आपकी कैंटिस। ये 4 डायलेक्ट जो थी वो उस समय ब्रिटेन और इंग्लैंड में बोली जाती थी, ईस्ट मिडलैंड, साउथर्न, नॉर्थर्न और कैंटिस। अब क्योंकि चौसर ने चूज़ किया कि उनको कोई एक वर्क अपना क्या है डायलेक्ट में लिखना है, तो उन्होंने चूज़ किया ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट को। ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट को इन्होंने चूज़ किया एज अ लैंग्वेज, इन्होंने इसको चूज़ किया, और इसमें इन्होंने अपना एक वर्क लिखा जिसका नाम था, क्या था? जिसका नाम था कैंटरबरी टेल्स।
यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? कैंटरबरी टेल्स इन्होंने लिखा था वो कौन सी लैंग्वेज में? ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में। और यही ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट जो है वो आगे चल के एक लैंग्वेज का रूप ले लेती है जिसको बोलते हैं इंग्लिश। ओके, तो अब हम इनके वर्क्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन्होंने कौन सी लैंग्वेज में कौन कौन से वर्क्स लिखे हैं। सबसे पहले आता है इनका फ्रेंच पीरियड, जो रहा था इनका 1372 तक। इसमें इन्होंने वर्क लिखा था एक वर्क आया था इनका, उसका नाम था बुक ऑफ द डचेस, DUCHESS, डचेस। ठीक है, ये बुक ऑफ द डचेस जो वर्क इन्होंने लिखा था, ये इन्होंने अपने एक दोस्त की वाइफ के लिए लिखा था। इनके एक दोस्त हैं, उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है और वो इनको रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ मेरी वाइफ के लिए कुछ लिखिए। तो ये बुक ऑफ द डचेस वर्क जो है इन्होंने अपने दोस्त के लिए लिखा। इसके बाद इन्होंने एक और वर्क लिखा था जिसका नाम था रोमांस ऑफ द रोज़। इसका इंग्लिश मीनिंग है रोमांस ऑफ द रोज़। एक और वर्क यहाँ पे इनका आता है द कंप्लेंट ऑफ मार्स, द कंप्लेंट ऑफ द मार्स। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? ये 3 वर्क्स जो थे इनके, ये इन्होंने फ्रेंच में लिखे थे। अब अगर हम देखें इनका जो नेक्स्ट टाइम पीरियड है वो आता है आपका इटालियन। जब ये इटली जाते हैं, वहाँ पे ये इटालियन स्कॉलर्स से मिलते हैं, उनसे इंस्पायर्ड होते हैं, तो इनके मन में आता है कि मैं क्यों ना कोई ऐसा वर्क हो या मैं इटालियन में लिखूं। तो इटालियन में इन्होंने जो वर्क्स लिखे हैं, इनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है ट्रायलस एंड क्रेसीडा। ट्रायलस एंड क्रेसीडा इन्होंने लिखा। उसके बाद इन्होंने इसमें जो है, इस वर्क में इन्होंने क्या किया था कि एक लव स्टोरी दिखाई थी ट्रोजन वॉर की, जिसमें इन्होंने बताया कि जो वुमेन होती है सी इज़ नॉट फेथफुल। इसके बाद इनको ड्रीम आता है, ड्रीम में एक लेडी गॉडेस इनको कर्स करती है कि तुमने मतलब वुमेन्स के बारे में गलत क्यों लिखा। तो उसके बाद ये फिर एक और वर्क लिखते हैं जिसका नाम होता है लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। इस वर्क में ये जितने भी उस टाइम की स्कॉलर्स वुमेन थी या ब्रेव वुमेन्स थी उनके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। इसके बाद ये एक और वर्क लिखते हैं इटालियन में जिसका नाम था द हाउस ऑफ फेम। आपको एक और चीज़ जानकर हैरानी होगी कि विलियम चॉसर के ये जितने भी वर्क हैं ये सब के सब इनके ड्रीम एलिगरी हैं। इन्होंने ये सब जो हैं वो इस तरह लिखे हैं जैसे कि ये सपने में हो। ठीक है, तो ये तो हो गए इनके वो वर्क जो इन्होंने इटालियन में लिखे। अब आता है इनका इंग्लिश टाइम पीरियड। इंग्लिश टाइम पीरियड में इन्होंने जो लिखा, अगर हम इंग्लिश टाइम पीरियड की बात करें तो इंग्लिश टाइम पीरियड में इनका एकमात्र वर्क आता है, वो है आपका कैंटरबरी टेल्स। ये इनका इनकम्प्लीट वर्क है और ये एक ड्रीम एलिगरी नहीं है, ये इन्होंने डायरेक्ट लिखा है और ही इज़ ऑल्सो द कैरेक्टर ऑफ दिस वर्क। इन्होंने खुद को भी इसमें एक कैरेक्टर की तरह रिप्रेजेंट किया है कैंटरबरी टेल्स में। तो आप डिटेल में देखेंगे कि कैंटरबरी टेल्स में इन्होंने क्या लिखा है। ये तो इनका फ्रेंच और इटालियन वर्क्स था जो हमने अभी देखा। अब हम इनका देखेंगे कौन सा वर्क, अब हम इनका देखेंगे कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये इनका इनकम्प्लीट वर्क था, इंग्लिश में लिखा हुआ एकमात्र वर्क था। इसके अलावा अगर हम इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले ये इन्होंने लिखा था 1388। ये 88 को याद रखिएगा, आने वाले टाइम में इस 88 के ऊपर बहुत सी चीज़ें होंगी।
किसी का बर्थ होगा, किसी की डेथ होगी, किसी के टाइम पे 1388 में मोनार्ची चेंज हो जाएगी, किसी के टाइम पीरियड में यही 88 जो है ये बहुत घुमाने वाला है अभी आने वाले टाइम पे। कैंटरबरी टेल्स की बात करते हैं। इट इज़ नॉट द एलिगरी। इसमें इन्होंने अपने टाइम पीरियड की पूरी सोसाइटी को मिरराइज़ किया है। मिरराइज़ किया है मतलब कि अपने टाइम पीरियड की जो सोसाइटी है वहाँ पे जो अलग अलग धर्म या अलग अलग कास्ट सिस्टम के जो लोग थे, अलग अलग प्रोफेशन के जो लोग थे, उन सबको इन्होंने एक ही वर्क के अंदर पिक्चराइज़ किया और वो था कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स के बारे में कई बार पूछा जाता है कि हाउ मेनी पिलग्रिमेज देयर, तो देयर आर 31। कई जगहों पे 30 मिलता है, तो आपको क्लियर कर दूँ 29 वहाँ पे पिलग्रिम्स थे जो स्पेशली जा रहे थे, +1 उसमें चौसर था, चौसर इज़ ऑल्सो द पिलग्रिमेज, और +1 एक होस्ट। जहाँ ये लोग रुके थे वहाँ का जो होस्ट था और जो वहाँ का ओनर था उसका नाम था हैरी बैली। हैरी बैली जो था ये भी इनके साथ इंक्लूड हो जाता है टबार्ड इन जाने के लिए। अब कुछ फैक्ट है कैंटरबरी टेल्स के बारे में कि ये कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, इसके अलावा कितने लोग जा रहे थे, कितने क्या थे, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कि ये एक क्या है, ये पोइटिक फॉर्म में लिखे गए, एक नैरेटिव पोएम है ये। इसका नाम तो टेल्स है बट इट्स अ नैरेटिव पोएम, ठीक है। दूसरा फैक्ट इसमें कि कितने पिलग्रिम्स थे, तो टोटल कितने कैरेक्टर्स थे, 31 कैरेक्टर्स थे, 29 पिलग्रिम्स थे, एक उसमें सिंगल चौसर हिमसेल्फ था और एक उसमें हैरी बैली जो होस्ट था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ अराइव होता है कि वो कई बार पूछते हैं कि कैंटरबरी टेल्स में जो कैरेक्टर्स थे वो कहाँ रुके थे और वो कहाँ जा रहे थे। तो वो कहाँ जा रहे थे, वो लोग जा रहे थे सेंट थॉमस की बकेट में। सेंट थॉमस बकेट की चर्च पे वो जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या फैला है, प्लेग फैला था जिसमें बहुत से लोगों की जान चली गई, लेकिन ये लोग जो हैं ये सेफ बच गए। तो गॉड को थैंक यू बोलने के लिए सेंट थॉमस की बकेट में जा रहे हैं। अब ये नाइट एक जगह पे रुकते हैं जिसका नाम है टबार्ड इन। टबार्ड इन एक होटल है या एक धर्मशाला है जहाँ पर ये क्या है, रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए और फिर वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं सेंट थॉमस की बकेट के लिए। टबार्ड इन में क्या होता है, टबार्ड इन में मिलता है इनको एक न्यू कैरेक्टर जिसका नाम है हैरी बैली। ही इज़ द ऑनर। अब ये कहता है कि भाई तुम लोग जा रहे हो तो मैं भी चलूँगा, ये भी उनके साथ जाता है। अब ये टोटल यहाँ पे से हो जाते हैं 31 कैरेक्टर। रास्ता लंबा है, अकेले जाना है, पैदल जाना है, तो ये लोग, हैरी बैली एक आइडिया देता है इसमें। हैरी बैली कहता है कि क्यों ना हम जब जा ही रहे हैं पैदल पैदल तो हम एक गेम खेलते हैं। उस गेम के हिसाब से हर मतलब एवरी कैरेक्टर जो है वो यहाँ पे क्या करेगा, वो स्टोरी सुनाएगा। कितनी स्टोरीज़, 2 स्टोरीज़ तो वो सेंट थॉमस बकेट चर्च में जाते हुए सुनाएगा और 2 स्टोरीज़ वो वहाँ से आते हुए सुनाएगा। यानी कि एवरी कैरेक्टर देयर हैव 4 स्टोरीज़। हर कैरेक्टर को 4 स्टोरीज़ वहाँ पे सुनानी है। कोई भी कुछ भी स्टोरी वो सुना सकता है, अपने लाइफ का इंसिडेंट हो या उसने कोई पढ़ी हुई हो, कुछ भी। अब ये जो 4 स्टोरीज़ ये यहाँ पे सुनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हैरी बैली बोलता है कि जो स्टोरीज़ आप सुनाओगे तो जिसकी भी स्टोरी मुझे सबसे अच्छी लगेगी या जिसकी भी बेस्ट स्टोरी होगी उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आज नाइट का डिनर मेरी तरफ से फ्री। कहानी आगे बढ़ती है, ये लोग स्टोरीज सुनाते हैं। तो अब देखिए कि कितनी स्टोरीज है। 124 स्टोरीज़ का चौसर ने जो है वो बिगिनिंग में, क्योंकि हैरी बैली के थ्रू डिस्क्रिप्शन दे दिया है तो पता चल गया है कि चौसर ने कितनी प्लान की थी, 124 स्टोरीज़ का यहाँ पे प्लान किया था। लेकिन इसमें केवल और केवल कितनी स्टोरीज़ हैं, 12। यानी कि केवल 12 स्टोरीज़ ही हैं जो कंप्लीट हो पाई थी, ठीक है। इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, उन कैरेक्टर्स के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।